एक ओवैसी साहब की बाइट दिखाता हूं। ओवैसी साहब कह रहे हैं, क्या आप सुनिए और इसका जवाब दीजिए। ओवैसी साहब की बाइट को प्ले करते हैं। मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा? क्या कहेंगे योगी जी? कह रहे जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी हिमालय में चले जाएंगे, तब कौन बचाने आएगा? ठीक बोल रहे हैं, वक्त आएगा तो हैदराबाद भाग्यनगर भी बनेगा। पर आपको लगता नहीं है ये पोलराइजेशन का हाई पॉइंट है? ओवैसी इस तरह की बात कर रहे हैं, आप लोग काशी को भव्य बनाने की बात, मथुरा को भव्य बनाने की बात कर रहे हैं। ओवैसी क्या करना चाह रहे हैं? ओवैसी से आप उम्मीद क्या करते हैं? ओवैसी से क्या आप सत्यनारायण की कथा सुनना चाहते हैं क्या? आप क्या उनको चाहते हो सत्यनारायण की कथा सुनाए? उनका चेहरा मोहरा, उनका राग रंग जो है, वो कभी भारत के गौरव और भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक हो ही नहीं सकता। उनके जो संस्कार हैं वो बोलेंगे, मेरे जो संस्कार होंगे मैं वो बोलूंगा। पर वो तो अखिलेश जी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। देखिए, वो कहते हैं कि 19% मुसलमानों का कोई सगा नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, सबने ठगा। अगर यही दिमाग में बात सबकी आ जाता तो ये वोट बैंक की राजनीति ही समाप्त हो जाती। राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास पे राजनीति होती, इन मुद्दों पे चर्चा होती जी। कोई इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि सपा को भय है कि राष्ट्रवाद जिस दिन प्रखर होगा और जिस दिन हुआ उस दिन वंशवाद और जातिवाद समाप्त। कहते हैं हम तो गन्ने की बात करते हैं, ये जिन्ना की बात करते हैं। हमने गन्ना की बात भी की और उन्होंने जिन्ना की बात की। हमने गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किया। वे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर जब पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा था, उस दिन उन्होंने जिन्ना का महिमा मंडन कर दिया। यानी तुलना तो देखिए, एक भारत के अखंडता का प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल है और एक भारत के विखंडन के लिए दोषी जिन्ना है। दोनों की तुलना नहीं हो सकती। एक भारत का भारत रत्न है, भारत के महानायक हैं, एक भारत के लिए खलनायक हैं, और दोनों को आप एक तराजू में तोलने का प्रयास करेंगे तो ये भारत के राष्ट्र नायकों के साथ न्याय नहीं होगा। लेकिन आप तो मुगलों को भी इस चुनाव में लेके आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी औरंगजेब की बात करी, आप भी कई बार उसके एग्जाम्पल देते थे। ऐसा क्यों? जिन्होंने अत्याचार किया है जी, जिन्होंने अन्याय किया है, जनता को अतीत की उन गलतियों के बारे में एहसास कराना भी ये दायित्व है। और यही बात कही गई, काशी किस किस के अत्याचार का शिकार नहीं हुई? क्या औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ने का कार्य नहीं किया था, अपवित्र करने का कार्य नहीं किया था? क्या बाबर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि को अपवित्र नहीं किया था? कौन इसको भूल सकता है? और मुझे लगता है कि अतीत को विस्मृत करके हम गौरवशाली भविष्य की नींव नहीं रख सकते। बिल्कुल आखिरी दौर की ये बातचीत है। आप देवबंद के अंदर, ये सवाल है, आपने कहा कि पहले की सरकार आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी, हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस सेंटर बना रहे हैं, लेकिन एटीएस का सेंटर बनाने के लिए देवबंद को ही क्यों चुना? देखिए, हम लोग हर उस स्थल पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है जी, वहां पर हम लोग अपने एक व्यवस्थित एजेंडे को के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख करके अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और देवबंद भी है, क्योंकि देवबंद वह एक सेंटर है। हमारे तमाम बॉर्डर स्टेट तो आते ही हैं, अन्य दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र होने के नाते हमारा एटीएस का सेंटर वहां पे बन रहा है। पर जगह के ऊपर ही तो विवाद है। जगह इसलिए जो हमारे लिए उपयुक्त होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। देवबंद में राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा आप मान रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं, जहां से भी हमें किसी भी एंटी नेशनल एलिमेंट को निशाना बनाने के लिए, जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए आया, जहां से हमें उपयुक्त जगह मिलेगी, हम वहीं पे सेंटर बनाएंगे। हमने इसलिए बनाया। अगला सवाल बिल्कुल आखिरी दौर की बातचीत है। अजय मिश्रा टेढ़ी क्या प्रचार करेंगे बीजेपी के लिए? मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेगा। पर उनके बेटे भी बड़े सारे गंभीर आरोप हैं। देखिए, उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई नियमानुसार हुई है। अगला सवाल मेरा, ब्राह्मणों को लेकर इस बारी बड़े सारे सम्मेलन हुए, ब्राह्मण बीजेपी को क्यों वोट डालेगा? क्योंकि इस बारी सपा और बसपा कह रही है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और बीजेपी को हराएगा। देखिए, ये लड़ाई
उससे बहुत आगे जा चुकी है। जी, ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। लड़ाई 80-20 क्यों? 80-20 की, ओवैसी कहते हैं 19। मैं क्या कह रहा हूं, 80-20 की। जो राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास का पक्षधर है, जी, ऐसे 80% से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर अपना बटन दबाएंगे। और जो लोग राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के विरोधी हैं, माफिया समर्थक हैं, अपराधी समर्थक हैं, पेशेवर दंगाइयों का साथ देते हैं, भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं, भारत विरोधी तत्वों को गले लगाते हैं, किसान विरोधी हैं, गांव विरोधी हैं, बेटियों की सुरक्षा के विरोधी हैं, वह 15 से 20% लोग अपना राह अलग बनाएंगे। और इसलिए 80 बनाम 20 के इस चुनाव में ब्राह्मण ही नेतृत्व देगा, समाज का प्रबुद्ध समाज ही नेतृत्व देगा। ब्राह्मण का मतलब जाति नहीं, प्रबुद्ध समाज से है, और वह प्रबुद्ध समाज ही नेतृत्व देकर के डबल इंजन की सरकार को फिर से यूपी में लाने का कार्य करेगा। आपने बेटियों की बात करी तो प्रियंका गांधी कह रही है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो क्या देखते हैं आप? और ठीक ही बात है, थोड़ा राजस्थान और पंजाब के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में बोल देते और थोड़ा अपने पिछले अतीत को भी देख लेते। जो तंदूरी की घटना दिल्ली में हुई थी, उस समय कांग्रेस के ही एक नेता ने किस तरीके से एक महिला के साथ क्या नैना सानी मर्डर केस, किस प्रकार का व्यवहार किया था, इन लोगों को थोड़ा उसकी तरफ भी देखना चाहिए। और कांग्रेस के बारे में आपका आकलन क्या है यूपी के अंदर? देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आईसीयू में पड़ी हुई है। और प्रियंका जी तो बड़ी मेहनत कर रही है, राहुल जी भी आए